हेलो दोस्तों, आप सभी को एक प्यारा सा नमस्कार। जीकेट विस्तारा के आज के इस सेशन में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त डॉक्टर आशीष तुर्कर। और आज के इस वीडियो में हम कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के बारे में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कार्यपालिका के बारे में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में विधायिका या लेजिस्लेचर के महत्व तथा इसके कार्यों के बारे में देख चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, जहां से आप इसे देख सकते हैं। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले पिछली कुछ बातों को रिवाइज कर लेते हैं। तो पार्ट 1 लेक्चर में हमने देखा था कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिनके द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली या डेमोक्रेसी का संचालन, संरक्षण और नियंत्रण किया जाता है। विधायिका या लेजिस्लेचर जहां विधि या कानून का निर्माण करने का कार्य करती है, वहीं कार्यपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए इस कानून या लॉ को लागू कराना, एग्जीक्यूट कराना। और न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून का उल्लंघन करने पर दंड देता है तथा संविधान की व्याख्या करता है। विधायिका के बारे में हम पार्ट 1 वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम समझेंगे सरकार के दूसरे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के बारे में। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जो विधायिका द्वारा पारित कानूनों तथा सरकार की नीतियों को लागू करता है या क्रियान्वित करता है। एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इम्प्लीमेंट द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने कार्यपालिका के महत्व एवं इसके कार्यों में व्यापक वृद्धि की है। कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट ऐसा राज्य है जो जनता की अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करे। तो चलिए कार्यपालिका की डेफिनेशन देखते हैं। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करती है। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो नीति निर्धारण, योजना निर्माण, कानूनों के क्रियान्वयन तथा सैनिक एवं विदेश नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। So, the executive organ embraces the aggregate or totality of all the functionaries and agencies which are concerned with the execution of the will has been formulated and expressed in term of law. The executive includes those individuals who represent policy formulation, planning, implementation of laws and military and foreign policies. विधायिका की तरह ही कार्यपालिका भी दोस्तों केंद्र तथा राज्य दोनों ही स्तरों पर पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं इन स्तरों में कौन कौन शामिल होते हैं। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद तथा प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम इस बात को जान चुके हैं कि भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है और संसदीय सरकार में राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, हेड ऑफ द स्टेट, वह कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख या नॉमिनल हेड हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा जो उसे इस मंत्री परिषद के द्वारा दी जाए। There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall, in the exercise of his function, act in accordance with such advice. इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति देश का केवल संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि कार्यपालिकीय शक्तियों एग्जीक्यूटिव पावर्स का वास्तविक रूप में प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। ऐसी ही व्यवस्था हमें राज्यों की कार्यपालिका में भी देखने को मिलती है।
जहां राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल या गवर्नर होता है और राज्य के सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं तथा राज्य की कार्यपालिकीय या एग्जीक्यूटिव पावर्स का वास्तविक रूप से प्रयोग मुख्यमंत्रियों द्वारा राज्य की मंत्रिपरिषद के सहयोग से किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि क्यों राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका कहा जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार एवं शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन इनका प्रयोग वह स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। भारत में राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो भी कार्य करता है वह मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है और इसीलिए मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, जबकि राष्ट्रपति को नाम मात्र की या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इन सब के अतिरिक्त कार्यपालिका में शामिल किए जाने वाले सदस्यों के आधार पर कार्यपालिका के दो भाग होते हैं। पहला राजनीतिक कार्यपालिका या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा गैर राजनीतिक या स्थायी कार्यपालिका नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परंपरागत रूप से कार्यपालिका में केवल राजनीतिक कार्यकारी प्रमुखों, जिन्हें हम मंत्री कहते हैं, को ही शामिल किया जाता है, जो सरकारी विभागों के प्रमुख होते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं और सरकारी कानूनों तथा नीतियों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करते हैं। लेकिन वर्तमान में कार्यपालिका के व्यापक स्वरूप में कार्यपालिका में राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ सिविल सेवा को भी शामिल किया जाता है। तो देखते हैं राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका क्या है। पहला, राजनीतिक कार्यपालिका या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कार्यकारी विभागों के प्रमुख मंत्री शामिल किए जाते हैं। इसे अस्थायी या टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये जनता द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। दूसरा है गैर राजनीतिक या नॉन पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। इसके अंतर्गत सिविल सेवक जैसे सचिव, आईएएस, आईपीएस से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल किए जाते हैं, जो सरकार के विभिन्न विभागों में दिन प्रतिदिन के प्रशासकीय कार्यों को संचालित करते हैं। ये विशेष रूप से शिक्षित एवं प्रशिक्षित होते हैं, अर्थात कार्य के पूर्व इन्हें अपने विभागीय कार्यों से संबंधित ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता है और एक बार नियुक्त होने के बाद ये सिविल सेवक सेवानिवृत्ति की आयु तक, जैसे 60 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं और इसीलिए इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं भारत में कार्यपालिका किन किन कार्यों को करती है। तो कार्यपालिका का पहला कार्य है कानून को लागू कराना, इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून को लागू कराना तथा राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। इसके लिए सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तथा उन्हें इसके लिए पर्याप्त अधिकार भी दिए जाते हैं। प्रत्येक सरकारी विभाग अपने कार्यों से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन तथा कानून के अनुपालन कराने के लिए जिम्मेदार होता है और कानून तथा व्यवस्था के अनुपालन के लिए प्रत्येक राज्य में पुलिस बल की भी व्यवस्था की जाती है। The main function of the executive is to enforce laws and to maintain law and order in the state. Each government department is responsible for the implementation of the laws and policies concerning its work. For maintaining law and order in the state, the executive organizes and maintain the police force. दूसरा कार्य है न्यायिक कार्य या जुडिशियल फंक्शन। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग है। According to Article 124, every judge of Supreme Court shall be appointed by the President.
साथ ही कार्यपालिका के अध्यक्ष के पास अपराधी की सजा को माफ करने का या उसे घटाने का पूरा अधिकार होता है। भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है या उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है। कार्यपालिका का अगला कार्य है विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शन। कानून बनाने का अधिकार वैसे तो विधायिका का है, लेजिस्लेचर का है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कार्यपालिका भी कानून का निर्माण कर सकती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123, द प्रेसिडेंट हैज पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तथा राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसके लिए बिना किसी देरी के कार्यवाही करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। यह अध्यादेश एक निश्चित अवधि तक उसी प्रकार कार्य करता है जैसे विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका विधेयकों का निर्माण कर उसे संसद की स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखती है। संसद द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है विदेश नीति से संबंधित कार्य, फंक्शंस रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसीज। वैश्वीकरण के वर्तमान समय में किसी भी देश की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। दूसरे देशों के साथ संबंधों का निर्धारण एवं संचालन करने में विदेश नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कार्यपालिका विदेश नीति बनाने का कार्य भी करती है। इस प्रकार कार्यपालिका विदेश नीति या अन्य देशों के साथ संबंधों के संदर्भ में राष्ट्रीय हितों तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण कर देश की विदेश नीति का निर्माण करती है, जिससे कि राष्ट्रीय हित के निर्धारक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। भारत सरकार ने भी लगभग सभी बड़े देशों के साथ राजनीतिक एवं वाणिज्यिक संबंध, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिलेशंस स्थापित किए हैं और इसी क्रम में राष्ट्रपति द्वारा अन्य देशों में भारत के राजनयिक प्रतिनिधियों, पॉलिटिकल डिप्लोमेट्स, जिन्हें हम सामान्य रूप से राजदूत या एम्बेसडर के नाम से जानते हैं, की नियुक्ति की गई है। अगला कार्य है वित्तीय कार्य या फाइनेंशियल फंक्शन। वैसे तो विधायिका राष्ट्रीय वित्त की संरक्षक है, लेकिन कई वित्तीय कार्य ऐसे भी हैं जो कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। कार्यपालिका द्वारा ही बजट तैयार किया जाता है, जिसे वह विधायिका से पास करवाती है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका नए करों को लगाने, कर संरचना, टैक्स स्ट्रक्चर में किसी परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव भी विधायिका की स्वीकृति के लिए विधायिका के समक्ष रखती है। कार्यपालिका का अगला कार्य है सैन्य कार्य या मिलिट्री फंक्शंस। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल, थल एवं वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर इन सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। साथ ही देश के सम्मान या सुरक्षा के लिए युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों जैसे भारत में ये सभी कार्य राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से करता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से सैनिक कार्यों का संचालन करता है। तो ये थी दोस्तों सरकार के दूसरे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका तथा उसके कार्यों की जानकारी। अगली वीडियो में हम न्यायपालिका को जानेंगे। टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा है आपको आज का यह लेक्चर समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका स्नेह ही हमें कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। जय हिंद।